और इनके जो सिद्धांत हैं ये अक्सर टेट और सीटेट में पूछ लिए जाते हैं। इसीलिए ये जो विषय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज हमने इस विषय को महत्वपूर्ण मानते हुए एक पूरी तरीके से जो पूरी थ्योरी है वो आज हमने इस वीडियो में रखी है। तो आप बिल्कुल इसको इग्नोर मत करिएगा, पूरी तरीके से इस पर ध्यान देकर अच्छे से इसको तैयार करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। डॉक्टर जीन पियाजे एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे। स्विस का मतलब स्विट्जरलैंड एक कंट्री है, वो वहाँ के थे, इसीलिए इन्हें स्विस मनोवैज्ञानिक कहते हैं। इनके अनुसार जैसे बालक की आयु बढ़ती है वैसे वैसे उसका कार्य क्षेत्र भी बढ़ता रहता है और बुद्धि का विकास भी संभव होता है। प्रारंभ में बच्चा केवल सरल संप्रत्यय यानी कि संप्रत्यय माने होता है कॉन्सेप्ट यानी कि इजी कॉन्सेप्ट को सीखता है और जैसे जैसे उसका अनुभव बढ़ता है बुद्धि का विकास भी होता रहता है। आयु बढ़ती है वैसे वैसे वह जटिल संप्रत्ययों को भी सीखता है, मतलब जब वो बड़ा होने लगता है तब वो जटिल यानी कि हार्ड कॉन्सेप्ट को भी सीखता है। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के पद देखिए, जो हमारा सिद्धांत है पियाजे का, उससे पहले हमें उसके पद को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर हम सिर्फ जो पियाजे के सिद्धांत हैं उन्हीं को पढ़ के पियाजे के सिद्धांत को पूर्ण समझ लेते हैं, जिन्हें यहाँ पे पदों को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे जो मैंने आपको शो कराए हैं, अनुकूलन, आत्मसातकरण, समंजन या समायोजन, साम्य धारण, स्कीमा, संज्ञानात्मक संरचना, मानसिक संक्रिया, स्कीम्स और विकेंद्रण, ये सारे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के पद हैं, कॉन्सेप्ट हैं, जिनको आप अच्छे से समझेंगे तभी सिद्धांत को समझना आसान होगा। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं अनुकूलन से। पियाजे के अनुसार बच्चों में अपने वातावरण के साथ समायोजन की प्रवृत्ति जन्मजात होती है, मतलब वातावरण के साथ वो जन्मजात समायोजित हो सकते हैं। बच्चे की इस प्रवृत्ति को अनुकूलन कहा जाता है। पियाजे के अनुसार बालक अपने प्रारंभिक जीवन से ही अनुकूलन करने लगता है। जब बच्चा वातावरण में किसी उद्दीपक परिस्थितियों के सामने होता है, उस समय उसकी विभिन्न मानसिक क्रियाएं अलग अलग कार्य न करके एक साथ संगठित होकर कार्य करती हैं और ज्ञान अर्जित करती हैं। तो ये हमारा अनुकूलन था। अनुकूलन को पियाजे ने दो भागों में बांटा है, एक तो आत्मसातकरण और दूसरा समायोजन। आत्मसातकरण और समायोजन को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये दो पद अक्सर पेपर में आपके सामने रखे होते हैं और हमें ये इसलिए नहीं ज्ञात हो पाते हैं क्योंकि हम संप्रत्ययों को पढ़कर ही नहीं जाते हैं। तो इसमें आप पढ़ेंगे आत्मसातकरण, समायोजन। समायोजन को समंजन भी कहते हैं, तो कहीं कहीं हो सकता है आपको समायोजन की जगह समंजन दिखाई दे जाए, तो आप परेशान मत होइएगा, ये एक ही चीज है। सबसे पहले बात करते हैं आत्मसातकरण, यानी कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक किसी समस्या का समाधान करने के लिए पहले से सीखी हुई योजना, इसको गौर करिएगा, पहले से सीखी हुई योजना और या मानसिक प्रक्रियाओं का सहारा लेता है। पहले से सीखी हुई योजना या मानसिक प्रक्रिया मतलब जो बच्चे के दिमाग में पहले से है उसका वो सहारा लेता है। जैसे मान लीजिए कोई बालक सरल जोड़ व घटाना जानता है, 2 + 3 इजी एडिंग जानता है बच्चा, और उसके सामने जटिल जोड़ व घटाना अगर आते हैं, 12 + 19, तो वो अपने पूर्व अनुभव के आधार पर उनको हल करने में सक्षम होगा। वो कहीं ना कहीं दिमाग लगाएगा, जैसे हम 2 और 3 को जोड़ रहे थे वैसे हम 2 और 9 को भी जोड़ेंगे। तो हम यहाँ 1 लिखेंगे, लेकिन हो सकता है उसको ऐडिंग करना आ रहा हो आगे कि यहाँ हमको 1 आगे ले जाना है, फिर ऐड करना है, तो उसको थोड़ी सी हेल्प करके उसको जो भी हम बता देंगे उसके लिए ये काम सरल होगा और वो उसको आसानी से समझ लेगा, क्योंकि वो उसे पहले से सीख रखा है। ठीक है, यही आत्मसातकरण है, यही एसिमिलेशन है कि हम जो पहले से सीखे होते हैं उससे संबंधित कोई अगर कार्य हमारे सामने आता है तो हम उसको आसानी से सीख लेते हैं। एक एग्जाम्पल आपको मैं और बताता हूँ। मान लीजिए आप साइकिल चलाना जानते हैं,
बाइक आप सीखना चाहते हैं तो अगर साइकिल चला लेते हैं और बाइक सीखना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको जो आप समायोजन करते थे साइकिल में, बेस बना के चलते थे, वो आपको नहीं सीखना पड़ेगा। बाइक में कुछ छोटी छोटी चीजें आपको सीखनी है और आप आराम से बाइक सीख जाएंगे क्योंकि आप पहले से साइकिल चलाना जानते हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं, जिसका नाम है समायोजन, एकमेंडेशन, और दूसरा नाम है समंजन। अब इसमें क्या होता है, जब बालक के सामने नई विशेष प्रकार की समस्या आती है जिससे वह परिचित नहीं होता, अर्थात ऐसा ज्ञान जिससे वह अभी तक परिचित नहीं है, तो उस ज्ञान को अपने में समायोजित करता है। समझे, अपने में समायोजित करता है एक नए ज्ञान को अपने दिमाग में, जो उसके दिमाग में था ही नहीं। जैसे कोई बालक सरल जोड़ एवं घटाना जानता है और यदि उसके सामने गुणा भाग जैसे सवाल आ जाते हैं तो वो अपने पूर्व अनुभव के आधार पर उनको हल करने में सक्षम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है 2 + 3 कितना होता है, लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि 2 × 3 कितना होता है। तो कहीं ना कहीं उसको हेल्प होती है उसके भाइयों बहनों से, उसके माता पिता से, किसी प्रकार से जब उसको हेल्प मिलती है कि 2 + 3 तो उसको पता ही था 5 होता है, 2 × 3 = 6, यानी क्या तो 6 लिखना है। जब उसको हम बताते हैं तब उसके दिमाग में ये चीज सेव हो जाती है। यही समायोजन है, जब हम कोई नई चीज सीखते हैं, अपने दिमाग में एक नई स्थिति को प्राप्त करते हैं, वही होता है एकमेंडेशन। समाधान, जिसको हम संतुलन भी कहते हैं, इक्विलिब्रेशन कहते हैं इसको इंग्लिश में। इसमें क्या होता है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक आत्मसातकरण यानी कि एसिमिलेशन तथा समायोजन यानी कि एकमेंडेशन की प्रक्रियाओं के बीच एक संतुलन कायम करता है। इसका काम है दोनों क्रियाओं के बीच एक संतुलन कायम करना। जैसे आत्मसातकरण यानी कि एसिमिलेशन की अवस्था में संतुलन बना रहता है। क्यों बना रहता है? क्योंकि हमें पूर्व में जो चीज जानकारियां हैं उसी से मिलती जुलती ही हमको कोई चीज सीखनी होती है, तो वो आसान होती है, इसलिए हम उसमें संतुलन बना लेते हैं। लेकिन जब हमें समायोजन की स्थिति होती है तो वहां असंतुलन आ जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे हमने आपको बताया था कि प्लस माइनस उसको मालूम था और उसको गुणा और भाग नहीं मालूम था, है ना। तो क्या हुआ कि उसको गुणा भाग नए तरीके से सीखना पड़ा। उसको उलझन हुई कि भाई ये तो नई चीज है, इसको सीखना थोड़ा कठिन भी हो सकता है, हमें जब इसके बारे में पता नहीं है तो हमें इसको सीखने के लिए ज्यादा दिमाग लगाना पड़ा, ज्यादा ताकत लगानी पड़ी, तो वहां पे असंतुलन की स्थिति बन गई। ठीक है, यही है सावधारण और संतुलन। Schema is the most important factor of the Jean Piaget theory. यह एक ऐसी मानसिक संरचना है जिसका सामान्यीकरण किया जा सके स्कीमा कहलाता है। वैसे तो मैंने इस पे एक वीडियो बनाया है, आप हमारे सबलाइन क्लासेस पे जाके आप जो प्लेलिस्ट है सीटेट और टेट की, उसमें जाके स्कीमा को देख सकते हैं। उसको अच्छे से समझाया गया है, लेकिन यहाँ भी इसको समझाना बहुत जरूरी था, इसलिए मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ थोड़ा सा। किसी विशेष अवस्था में बालक के समस्त ज्ञान, विचारों, व्यवहारों के संगठन से एक सेट यानी समुच्चय तैयार होता है, जिसे प्याजे स्कीमा कहते हैं। प्याजे मतलब इसे प्याजे ने स्कीमा कहा है। इन स्कीमाओं का विकास बालक के अनुभव व परिपक्वता पर निर्भर करता है। मैं आपको छोटी सी परिभाषा आपको बता दूं जो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। स्कीमा एक एज ए मेमोरी होती है। मेमोरी माने स्मृति जो बालक में पहले से उपस्थित होती है, उसके दिमाग में क्या क्या है, मतलब बालक के दिमाग में पहले से क्या क्या है वही स्कीमा है। दैट्स इट। स्कीमा को आप बहुत कठिन में अगर ले जाएंगे तो आपको बहुत कठिन लगेगा। आप सिर्फ छोटी सी लाइन समझिए, स्कीमा एज ए मेमोरी। ये एक ऐसी मेमोरी है जो बालक में पहले से विद्यमान होती है, और जब वो उसका प्रयोग किसी चीज को सीखने के लिए करता है तो वह उसको यूज करता है स्कीमा को। जैसे मान लीजिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे उसको प्लस माइनस यानी कि जोड़ घटाना उसको पहले से मालूम है, तो उसको वो जो प्लस यानी जोड़ने वाला जो स्कीमा है उसके दिमाग में उसी का प्रयोग करता है जब उसको बड़े सवाल या
उसको जटिल सवाल मिलते हैं जोड़ने के लिए, तो वो उन्हीं का प्रयोग करता है जो उसके दिमाग में पहले से, ठीक है। और अगर नहीं है तो हम नया स्कीमा सीखते हैं और नए स्कीमा को अपने दिमाग में डालते हैं, मतलब नई मेमोरी, नया डाटा हमारे दिमाग में आ जाता है। तो स्कीमा बहुत कठिन नहीं है, आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। आगे संज्ञानात्मक संरचना किसी बालक के मानसिक संगठन या मानसिक क्षमताओं के सेट को संज्ञानात्मक संरचना कहते हैं। देखिए, जो पियाजे के सिद्धांत है उसको 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो 4 सिद्धांत हैं यही सेट का काम करते हैं। यहाँ आप देख रहे हो ना संज्ञानात्मक संरचना, तो संज्ञानात्मक संरचना मतलब एक सेट 2 से 4 वर्ष का, तो एक सेट है। तो यही एक संज्ञानात्मक संरचना कहलाता है जो हमने बनाया है कि पहला वाला जो इंद्रिय कामक अवस्था है, सेंसरी मोटर अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, वही एक संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव स्ट्रक्चर कहलाएगा। अगला वाला नेक्स्ट कॉग्निटिव स्ट्रक्चर कहलाएगा। इस तरीके से 4 कॉग्निटिव स्ट्रक्चर कहलाएंगे। इसके बाद आता है मानसिक संक्रिया। बालक द्वारा समस्या समाधान के लिए किए जाने वाले चिंतन को ही मानसिक संक्रिया कहते हैं। हमारे सामने कोई समस्या है, हमें कोई सवाल लगाना है या हमें कोई चीज को सीखना है, तो बालक जो अपने दिमाग में यानी कि स्कीमा में एक चिंतन का कार्य, प्रोसेसिंग करता है कि हमें ये काम करना कैसे, तो वही कार्य मानसिक संक्रिया यानी कि मेंटल ऑपरेशन कहलाता है। स्कीम्स, आपको लग रहा होगा स्कीमा का भाई है, ऐसा नहीं है, ये थोड़ा सा अलग चीज है। व्यवहारों का वह संगठित पैटर्न जिससे आसानी से दोहराया जा सके, मतलब बिहेवियर का वो संगठन, उसको आसानी से दोहराया जा सके। अगर इसका हम एग्जांपल लें तो स्कूल का टाइम टेबल। अब एक बालक है, उसको 3 दिन मैथ में अलजेब्रा पढ़नी है और 3 दिन उसको जब उसको स्कूल में जाता है तो ज्योमेट्री पढ़नी है, ठीक है। तो जो 3 चीजें जो पढ़नी है तो उसको पता है कि उसको 3 दिन कौन सी बुक्स ले जानी है, कौन सी ड्रेस पहननी है, कौन से जूते पहनने हैं, वही उसके व्यवहार में आ जाता है और वही स्कीम्स कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट, विकेंद्र यानी कि रिसेंट्रिंग, किसी वस्तु या चीज के बारे में वस्तुनिष्ठ या वास्तविक ढंग से सोचने की क्षमता विकेंद्र कहलाती है, यानी कि डिसेंट्रिंग कहलाती है। किसी चीज के बारे में हम स्पेशली सोचते हैं। मान लो एक बालक है, उसने किसी कुत्ते को देखा और वो डॉग के बारे में सोच रहा है और डॉग को दिखता रहता है कि ये क्या है, किस प्रकार से कार्य कर रहा है, कैसे दौड़ता है, इसके शरीर में कौन कौन सी चीजें हैं। तो अब एक स्पेशली उसी के बारे में जब बालक सोचता है उसको विकेंद्रण कहा जाता है। आइए बात करते हैं संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं की। जी हाँ, यही सिद्धांत मुख्य रूप से हमारे पेपर में अक्सर पूछते हैं। और संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं जो कि पियाजे ने दी हैं, ये 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, ये नजर डाल देते हैं। संवेदी पेशी अवस्था या इंद्रिय कामक अवस्था, पूर्व संक्रिय अवस्था यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रिय अवस्था यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और आखिरी है औपचारिक संक्रिय अवस्था यानी कि स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन, ठीक है। तो ये 4 अवस्थाएं हैं, इनको कई नामों से अलग अलग बुक्स में आपको देखने को मिल जाता है। तो लेकिन ज्यादातर आपको यही जो मैंने अभी नाम लिखे हैं यही देखने को मिलेंगे और आज हम इनको विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। पहला है संवेदी पेशी यानी कि इंद्रिय कामक अवस्था। चलिए इसको जान लेते हैं। ये जन्म से 2 वर्ष तक होता है, ठीक है। ये जरूर याद कर लीजिएगा, ये पूछ लेता है संवेदी पेशी अवस्था का जो समय है वो क्या है, जन्म से 2, इसीलिए मैंने 0 से 2 लिखा हुआ है। यह अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष तक चलती है। जन्म के समय बालक केवल सरल क्रियाएं ही करता है। बच्चा इस अवस्था में ज्ञानेंद्रियों की सहायता से वस्तुओं का अनुभव करता है ना। बच्चा इस अवस्था में ज्ञानेंद्रियों की, इसीलिए इन्हें इंद्रिय कामक अवस्था कहते हैं। और ज्ञानेंद्रियां होती कौन सी हैं, जैसे हम खाते हैं मुंह से, तो मुंह हो गया, कान हो गए, आंख हो गई, नाक हो गई, इन्हीं का उपयोग करता है बच्चा इस अवस्था में, ठीक है। इसके बारे में आपको मैं एक और अच्छी चीज बता दूं कि ये जो समय है संवेदी पेशी अवस्था वाला, इसे मूल व्यवहार का आरंभ भी कहा जाता है। मूल
व्यवहार, पूर्ण व्यवहार का आरंभ। तो अगर कभी आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये क्या है, मतलब मूल व्यवहार का आरंभ किस अवस्था में होता है, तो आप ये बिल्कुल डिनाई मत करिएगा और इसको याद रखिएगा कि मूल व्यवहार का आरंभ संवेदी पेशी और इंद्रिय गामक अवस्था में ही होता है। ठीक है, चलिए इसको शुरू करते हैं। इसको 6 भागों में विभाजित किया है पियाजे ने, और अक्सर हम इस चीज को छोड़ देते हैं कि हम थोड़ी सी 2-3 लाइनें पढ़ के क्या हमें पता चल गया, लेकिन नहीं, संवेदी पेशी अवस्था को 6 भागों में डिवाइड करना है जो आपके सामने है, और इन्हीं को अभी हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। सबसे पहला है सहज क्रियाओं की अवस्था। सहज क्रियाओं की अवस्था यानी कि प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था, इसको दो नाम से पुकारते हैं कि ये सहज क्रियाओं की अवस्था भी है और प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था भी है। तो इसके बारे में जानते हैं कि यह अवस्था जन्म से 30 दिन तक होती है और इस अवस्था में बालक मात्र प्रतिवर्त क्रियाएं करता है, यानी कि रिफ्लेक्स एक्टिविटी करता है ना। तो इन प्रतिवर्ती क्रियाओं में चूसना मतलब उंगली मुंह में डाल ली, अंगूठा मुंह में डाल लिया, यहाँ तक वो इतने लचीले होते हैं कि पैर का अंगूठा भी उनके मुंह में चला जाता है। तो ये प्रतिवर्त सबसे ज्यादा अधिक होता है कि छोटा सा बच्चा अक्सर कोई चीज चूसने लगता है। दूसरा है प्रमुख वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है। इस अवस्था में शिशु की प्रतिवर्ती क्रियाएं उसकी अनुभूतियों के द्वारा कुछ हद तक परिवर्तित हो जाती हैं, जो दोहराई जाती हैं। मतलब वो जो भी हंस रहा है, मान लीजिए वो हंस रहा है तो वो कई बार हंसता रहता है, उसको नहीं समझ में आ रहा है लेकिन वो हंस रहा है। अगर वो रो रहा है तो रो रहा है, अगर वो अंगूठा बार बार मुंह में डाल रहा है तो बार बार डालेगा, वो उस चीज को दोहराता रहेगा और यह एक दूसरे के साथ अधिक संबंधित हो जाती है। मतलब वो क्रियाएं ज्यादातर देखने को मिलती हैं। आपको ये बता दें कि ये जो अवस्था होती है ये 1 से 3 माह तक होती है। इसमें लिखा नहीं है इसलिए मैंने बता दिया, 1 से 3 माह तक होती है। इन व्यवहारों को प्रमुख, देखिए मैंने ऊपर प्रमुख लिखा था इसको, तो प्रमुख इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके शरीर की प्रमुख प्रतिवर्त क्रियाएं होती हैं। जो हंसना रोना होता है ये प्रमुख प्रतिवर्त क्रियाएं ही होती हैं। तो उन्हें वृत्ति इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो बार बार दोहराई जा रही है। जो भी आपको बताया हमने कि इन चीजों को वो दोहराता रहता है, तो वो दोहराई जा रही है, इसीलिए वृत्तीय अनुक्रियाएं कहलाती है। गौण वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, स्टेज ऑफ द सेकेंडरी सर्कुलर, यह अवस्था 4 से 8 महीने तक होती है और इस अवस्था में शिशु वस्तुओं को उलटने पलटने तथा छूने पर अपना ध्यान केंद्रित करता है, न कि अपने शरीर की प्रतिवर्ती क्रियाओं पर। इसके अलावा जानबूझकर कुछ ऐसी क्रियाओं को दोहराता है जिससे इसे सुनने व करने में मनोरंजक लगता है। मतलब मान लीजिए उसके हाथ में उसकी दूध की बोतल ही है ना, तो जब दूध की बोतल होती है तो वो बार बार बोतल से खेलता है और जानबूझ के वैसी क्रियाएं करता है जिससे उसे या तो सुनने में अच्छा लगता है। अब उसे कोई आप चीज एकदम से सुना दीजिए, अगर वो हंसने लगा तो बार बार उस चीज को सुनना चाहेगा और सुनकर हंसना भी चाहेगा। इसके बाद है कॉर्ड्स की मेटा के समन्वय की अवस्था, स्टेज आता है कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीमेटा। इसमें क्या होता है, यह अवस्था 8 से 12 महीने की अवधि की होती है और इस अवधि में बालक उद्देश्य तय करता है तथा उस पर पहुंचने के साधन में अंतर करना प्रारंभ कर देता है। यदि अब इसमें क्या है उदाहरण, यदि किसी खिलौने को छुपा दिया जाए तो वो उसके लिए वस्तुओं को इधर उधर हटाते हुए अपनी खोज जारी रखता है। वो जानता है वो खिलौना हमारे सामने से हटाया गया है, वो यही कहीं है। तृतीय वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, यह अवधि 12 से 18 महीने की होती है। इस अवस्था में बालक वस्तुओं के गुणों को प्रयास एवं त्रुटि, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, थार्नडाइक का विधि से सीखने की कोशिश करता है। इस अवस्था में बालकों में उत्सुकता प्रेरक अधिक प्रबल हो जाता है, मतलब उनके अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। इस अवस्था में वस्तुओं को ऊपर से नीचे गिराकर अध्ययन करने की प्रवृत्ति अधिक होती है। मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आता है कि एक बच्चा कोई चीज हाथ में पकड़कर बार बार गिरा रहा है, तो वो कौन सी स्टेज में है, संवेदी में है, और संवेदी में तृतीय वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था के अंतर्गत है। अक्सर आप देखते हो कोई बच्चा हाथ में कुछ चीज पकड़े है और वो उसको फेंक के देखता है कि आखिर ये कितनी दूर गिरेगी, ये क्या है, इसको ये टूटेगा कि नहीं टूटेगा। तो अक्सर बच्चे इस तरीके का काम करते रहते हैं। इसके बाद है मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था, ये आखिरी है संवेदी में।
यह अवस्था 18 से 24 महीने तक होती है। इस अवधि में बालक उन वस्तुओं के प्रति भी अनुक्रिया करना प्रारंभ कर देते हैं जो दृष्टिगोचर नहीं होती है, मतलब उनको दिखाई नहीं देती हैं, और ये स्थायित्व का गुण कहलाते हैं। वैसे तो स्थायित्व का गुण जो आगे वाली स्टेज है, सेकेंड स्टेज है, उसमें पूर्ण रूप से पाया जाता है, लेकिन स्टार्टिंग इसी जो है एज में हो जाती है। पूर्व संक्रिय अवस्था, यह अवस्था प्रारंभिक बाल्यावस्था की होती है और इसको पियाजे ने 2 भागों में बांटा है। सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि यह 2 से 7 वर्ष की होती है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही होती है कि ये 2 से 7 वर्ष के बीच में होती है, और इस अवस्था में वो नई सूचनाओं और नए अनुभवों का संग्रह करता है। वो पहली अवस्था की अपेक्षा अधिक समस्याओं का समाधान करने में योग्य हो जाता है, और इस अवस्था में उसे आत्म केंद्रिता का विकास होता है। आत्म केंद्रिता क्या होता है हम आपको बताते हैं। और इस अवधि के अंत तक जब बालक कुछ सामाजिक विकास उन्नत हो जाता है, तब उसकी आत्म केंद्रिता कुछ कम हो जाती है। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन आते हैं कभी कभी, तो हमें लगता है कि कहाँ से आ गया, हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो ये आत्म केंद्रिता में अब आपको बताएंगे। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस स्टेज में कि बच्चा जो है नकल करने की प्रवृत्ति डाल देता है अपने अंदर। ये क्वेश्चन आ चुका है कि नकल करने की प्रवृत्ति किस अवस्था में होती है। ये होती है पूर्व सक्रिय अवस्था में। ठीक है, बच्चा नकल करने की प्रवृत्ति डाल देता है और तार्किक कल्पना करने लगता है। ठीक है, कुछ खेल भी अपने बढ़ा लेता है, लेकिन नकल करने की प्रवृत्ति जरूर याद रखिएगा, ये इसी में पाई जाती है। पियाजे ने इसको 2 भागों में बांटा है, पूर्व संक्रिया को प्राक संक्रियात्मक और अंतर्दर्शी। तो प्राक संप्रत्यात्मक अवधि इसके अंदर क्या होगा, आइए देखते हैं। इस अवस्था में बालक सूचक को विकसित कर लेते हैं। सूचक का अर्थ है वस्तु, शब्द, प्रतिमा तथा चिंतन, जिस चीज के लिए होता है। देखिए सूचक, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को मम्मा पुकारती है, बेटा कहाँ हो, तो उसके बालक के मन में अपनी माँ के लिए एक सूचक, एक उसकी तस्वीर बन जाती है कि ये मेरी माँ है। और जब वो नहीं भी देख रहा है माँ को, सिर्फ आवाज सुन रहा है, तो उसको उसके मन में एक तस्वीर छप गई कि ये मेरी माँ ने मुझे बुलाया है। ठीक है, तो इसमें 2 प्रकार के सूचक अधिक प्रभाव डाला जाता है, जैसे संकेत तथा चिन्ह। जिसमें संकेत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि उसके माँ में, उसके दिमाग में अपनी माँ के लिए एक संकेत बन जाता है। चिन्ह इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, ये व्यवहार से संबंधित होते हैं। इस समय इनकी उपयोगिता कम होती है। जीववाद, देखिए प्राक संप्रत्यात्मक अवधि को भी 2 भागों में बांटा गया है। मैंने आपको बताया था कि जीववाद और दूसरा होता है आत्म केंद्रिता। आत्म केंद्रिता के मैंने बारे में बताया था कि आपको बताते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जीववाद में या बालकों के चिंतन में एक ऐसी परिसीमा है जिसमें बालक निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझता है। जैसे उसका खिलौना है तो वो जानता है कि जैसे हम हैं, हम चलते फिरते सोचते हैं, खाते हैं, वैसे ये भी खाता पीता है। इसलिए अक्सर बच्चे अपने खिलौनों को खिलाते पिलाते नजर आते हैं। आत्म केंद्रिता, इसमें बालक सिर्फ अपने ही विचार को सही मानता है। ये होता है आत्म केंद्रिता की मतलब उसे अपनी ही बात सही लगती है। ठीक है, तो अपनी ही बात सही लगने से विचार ये है कि जब वो कुछ बोल रहा है तो उसे लगता है कि जो मैंने बोला है ये सही है, और उससे अगर कोई मना कर रहा है तो वो गलत तरीके से मना कर रहा है। वो उसका मना करना गलत है और मेरा जिद करना सही है। जो दूसरे भाग में बांटा था वो था अंतर्दर्शी अवस्था। इसमें क्या है, सभी बालकों का चिंतन एवं तर्क पहले से अधिक परिपक्व हो जाता है, जिसका परिणाम स्वरूप वह साधारण मानसिक प्रक्रिया है जो जोड़, घटाना, गुणा, भाग जो है आदि चीजें सम्मिलित होती हैं। आदि चीजें सम्मिलित होती हैं। होता क्या है कि जो जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये सारी चीजें इस अवस्था में बच्चा सीख लेता है, परंतु इन मानसिक क्रियाओं के पीछे नियमों को नहीं समझ पाता। आखिर ये जो जोड़ घटाना हो रहा है इसके पीछे नियम क्या है, कौन से नियम हैं जो जोड़ते हैं, कौन से नियम हैं जो घटा के बताते हैं। तो ये चीज इस अवस्था में बच्चा नहीं समझ पाता। और अंतर्दृष्टि चिंतन इस प्रकार का एक ऐसा चिंतन होता है अंतर्दृष्टि जिसके पीछे कोई भी क्रमबद्ध तर्क नहीं होता। मतलब जो भी चीज वो कर रहा है बस सीख रहा है, क्यों सीख रहा है उसे खुद नहीं पता होता। आइए मूल संक्रियात्मक अवस्था पे आ जाते हैं। ये तीसरी अवस्था है, 7 से 12 वर्ष।
ठीक है। अब जो मूर्त अवस्था होती है, यह अवस्था 7 से 11 वर्ष की होती है। कहीं 12 होती है तो कहीं 7 से 11 की होती है। इस अवस्था में यह विश्वास करने लगता है कि लंबाई, भार, अंक आदि सभी स्थिर है और अनेक कार्यों की मानसिक प्रतिभा प्रस्तुत कर सकता है। ठीक है। जैसे तर्क शक्ति की क्षमता का विकास होना प्रारंभ हो जाता है। इस अवस्था में बच्चे वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर पहचानना शुरू कर देते हैं। चिंतन में क्रमबद्धता का अभाव अभी भी है। अभी जो चिंतन का लेवल होता है, जो बहुत बड़े लेवल पे नहीं सोच पाते हैं। इस अवस्था में बालकों में कुछ क्षमताएं विकसित हो जाती हैं, जैसे कंजर्वेशन, अर्थात जब कोई ज्ञान जो पदार्थ के रूप में बदल जाने के बाद भी मात्रा, संख्या, भार और आयतन की दृष्टि से समान रह जाता है तो उसे कंजर्वेशन कहते हैं। वो क्षमता बालक के अंदर विकसित हो जाती है। ठीक है। इसके बाद संख्या बोध, यानी कि गणित को जानना, वस्तुओं को गिनना वो शुरू कर देता है। संख्या का उसे अच्छे से बोध हो जाता है इस अवस्था में। ठीक है। और ये जो चीज है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और है। हाँ, आगे चलते हैं, बताते हैं आपको। इस अवस्था में बालकों में 3 महत्वपूर्ण संप्रत्यय का विकास हो जाता है: संरक्षण, संबंध, वर्गीकरण। संरक्षण का मतलब ये है कि वो किसी चीज को संरक्षित करना जानते हैं, कैसे किसी वस्तु को सही से रखना है। हमने कहा बेटा जब उसको वहां सही से रख दो जाके, तो वो जानता है कि इस चीज को संरक्षित करके रखना आवश्यक है। ठीक है। संबंध का मतलब ये है कि कोई चीज, मान लो हमने कहा गुणा भाग करने हैं, तो उसको पता है ये मैथ है, हमें मैथ के अंतर्गत गुणा भाग करना है। हमने कहा कि बेटा ये जो है पोएम सुनाओ, तो पता है कि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इसमें हमें पोएम पढ़नी है। तो विषयों के मध्य संबंध जान जाता है और परिवार के संबंध को भी जान जाता है कि कौन हमारे माता पिता हैं, माता पिता के जो भाई हैं उनको चाचा चाची कहते हैं, या मम्मी के भाई को मामा कहते हैं। इस तरीके के संबंधों को भी वो जान जाता है। ठीक है। मतलब परिवार के संबंधों को। वर्गीकरण क्या है? हमने उससे कहा बच्चे से कि बेटा आपके सामने कुछ फूल हैं, कुछ फल हैं, कुछ सब्जियां हैं, आप इनको अलग अलग करके रखो। मतलब सेब क्या है, फल है, आलू क्या है, सब्जी है। और इस तरीके से वो अलग अलग करके रखता है उन चीजों को। मतलब वो वर्गीकरण कर सकता है, क्लासिफिकेशन कर सकता है। या अगली अवस्था है औपचारिक संक्रिया अवस्था। बच्चा विसंगतियों को समझने की क्षमता रखता है। मतलब कुछ क्या गलत है, क्या सही है, वो समझ सकता है। दूसरा है बच्चे में वास्तविक अनुभवों को काल्पनिक रूप या परिस्थितियों में प्रक्षेपित करने की क्षमता आ जाती है। अपना जो वास्तविक अनुभव है उसको काल्पनिक रूप में वो अपने अंदर फील कर सकता है। बच्चा घटनाओं की परिकल्पना बनाने लगता है और इन्हें सत्यापित करने का भी प्रयास करता है। परिकल्पना क्या होता है? जो किसी कार्य को करने से पहले सोची जाए। मान लीजिए आप कहीं जाना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सी तैयारी करनी है। मान लीजिए आपको मैथ पढ़नी है तो आपको शुरुआत कहाँ से करनी है। ये सारी परिकल्पनाएं इस उम्र में बच्चा कर सकता है। बच्चा इस अवस्था में विचारों को संगठित करता है और वर्गीकृत करना सीख जाता है। बच्चे प्रतीकों का अर्थ भी समझना शुरू कर देते हैं। यह अवस्था 12 वर्ष की वयस्क होने तक चलती है। मतलब 12 से लगभग 18 या 19 तक चलती है। यह अवस्था संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था है। जी मैंने पहले बताया था आपको, यह आखिरी अवस्था होती है। आयु के बढ़ने के साथ साथ बच्चों के अनुभव बढ़ने से उनमें समस्या के समाधान की भी क्षमता बढ़ जाती है। मतलब समस्या समाधान की क्षमता सबसे ज्यादा किस अवस्था में होती है? सबसे ज्यादा अवस्था जो हम समस्या का समाधान कर सकते हैं वो औपचारिक संक्रिया अवस्था में कर सकते हैं। उनके चिंतन में क्रमबद्धता आने लगती है और इस अवस्था में बच्चे के मस्तिष्क जो है वो परिपक्व हो जाते हैं। एक चीज और है, इसको अमूर्त अवस्था भी कहते हैं, अमूर्त संक्रिया अवस्था। इसलिए इसका ये भी नाम है, आप हमेशा इसको अच्छे से याद रखिएगा। कहीं कहीं अमूर्त लिखा होता है, कहीं कहीं औपचारिक लिखा होता है। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की शिक्षा में उपयोगिता है। एजुकेशन इम्प्लीकेशन ऑफ द प्याजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट। आइए हम इसके बारे में चर्चा करते हैं।
पियाजे ने अपने सिद्धांत का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में करते हुए अनुकरण व खेल की क्रिया को महत्व दिया है। शिक्षकों को अनुकरण व खेल विधि से शिक्षण कार्य करना चाहिए। पियाजे कहते हैं जो बच्चे सीखने में धीमे होते हैं उन्हें दंड नहीं देना चाहिए। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अभिप्रेरणा और बालक दोनों ही अधिगम व विकास के लिए आवश्यक है और इन दोनों को शिक्षा में प्रयोग करना सही रहेगा। और आखिरी है, बच्चों को अपने आप करके सीखने का अवसर हमें देना चाहिए। पांचवा है, शिक्षकों व अन्य व्यक्तियों को बच्चों की बुद्धि का मापन उसकी व्यवहारिक क्रियाओं के योग के आधार पर करना चाहिए। छठा है, बच्चा स्वयं पर्यावरण से अंतःक्रिया के द्वारा सीखता है, अतः हमें शिक्षकों, माता पिता बच्चे के लिए प्रेरणादायक माहौल का निर्माण करना चाहिए। इस सिद्धांत के आधार पर शिक्षक एवं अभिभावक बच्चों की तर्क शक्ति और विचार शक्ति को पहचान सकते हैं। मैंने एक या दो क्वेश्चन रखे हैं इससे संबंधित, ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि इसमें किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है। मैंने आपको अभी बताया था कि अमूर्त संकल्पना किसमें होगी और सबसे ऊंचे लेवल पे तार्किक चिंतन किस अवस्था में होता है। ठीक है, तो इसमें नो डाउट आपको आंसर बता दूं, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, इसको अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारित तत्व नहीं है? क्वेश्चन समझना भी बहुत जरूरी है कि कौन सा पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास, मतलब बौद्धिक विकास में सब कुछ होता है, लेकिन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास में निर्धारित तत्व नहीं है। इसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं जिसमें पियाजे ने उससे संबंधित नहीं किया है? इसको सामाजिक संचरण। ठीक है, इसमें हमको क्या बताना है? नहीं, इसको अच्छे समझिए। सामाजिक संचरण जो है वो पियाजे का निर्धारित तत्व नहीं है, अनुभव भी है और संतुलन भी है। ये तो खैर गलत ऑप्शन ही है। तो जो इसमें सही है वो है सामाजिक संचरण। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू सबलाइन क्लासेस से जुड़ने के लिए और हमारा ये वीडियो देखने के लिए। जुड़े रहिए बाल विकास से, और भी इम्पोर्टेंट जो भी थ्योरी है, सिद्धांत है या बीवाई कोर्स की भी है, सारे आपको देखने को मिलेंगे जल्द ही। और जुड़े रहिए हमारी सबलाइन क्लासेस से। थैंक यू वेरी मच। हाय गाइस, वेलकम बैक टू ऑनलाइन शिक्षण। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। मनोविज्ञान का ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है बाल विकास की अवस्थाएं। इसके अंदर हम विभिन्न अवस्थाओं के बारे में जानेंगे। बाल विकास में कौन कौन सी अवस्थाएं आती है, उनकी क्या क्या विशेषताएं होती है और क्या क्या उनकी महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जो कि हमारे एग्जाम में पूछी जाती है। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हम जान चुके हैं कि बाल विकास का क्या अर्थ होता है। अगर आपने वो वीडियो मिस की है तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर के। तो चलिए बात करते हैं बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में। बालक का विकास गर्भ अवस्था से लेकर जीवन के अंत तक होता रहता है। इसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास होता है। यानी जब इन सभी तथ्यों का विकास होता है तो पूर्ण रूप से ये कहलाता है बाल विकास। जब बालक के अंतर्गत शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक एवं सामाजिक गतिविधियों का विकास होता है तो पूर्ण रूप से उसे बालक का विकास कहते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से बाल विकास को विभिन्न अवस्थाओं में विभाजित करके प्रत्येक अवस्था का अलग अलग अध्ययन करना आवश्यक समझा गया है। तो हम सबका अलग अलग ही अध्ययन करेंगे, सबको अलग अलग से समझेंगे बहुत विस्तार के साथ। दोस्तों, इसका एक ड्रॉबैक भी है क्योंकि विकास अवस्थाओं को लेकर विद्वानों के अनेक मतभेद रहे हैं। कुछ विद्वानों द्वारा प्रदर्शित वर्गीकरण निम्न प्रकार है। यानी इनका कहने का अर्थ है कि जो विकास की अवस्थाएं होती है उनको लेकर विद्वानों में बहुत ही मतभेद रहा है। किसी विद्वान ने बताया कि विकास की जो अवस्थाएं होती है वो 3 होती है, किसी ने बताया 4 होती है। तो वही कुछ महत्वपूर्ण जो इनके तथ्य है वे सभी जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे शैली मनोवैज्ञानिक जो है उनके अनुसार बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। तो दोस्तों, शैली के अनुसार बाल विकास की 3 अवस्थाएं बताई गई है, जो है शैशवकाल,
बाल्यकाल और तीसरी है किशोरावस्था। और इन तीनों का समय होता है 1 से 5 वर्ष, शैशवावस्था का समय काल होता है, और बाल्य काल का होता है 5 से 12 वर्ष, किशोरावस्था का होता है 12 से 18 वर्ष। तो ये तो विभाजन किया शैले ने अवस्थाओं का। और दोस्तों, कार्ल सैनिक एक ऐसे मनोवैज्ञानिक हुए जिन्होंने सबसे ज्यादा भागों में विभाजित किया बाल विकास को। तो देखते हैं कौन कौन से बताए इन्होंने। सबसे पहला बताया पूर्व जन्म काल, यानी गर्भावस्था या गर्भधारण से जन्म तक, यानी पूर्व जन्म काल की एक अवस्था इन्होंने बताई। उसके बाद इन्होंने कहा कि एक शैशवावस्था होती है, फिर आ जाती है आरंभिक शैशवावस्था, ये होती है 1 या 2 माह से 15 माह तक के बीच, और फिर आ जाती है उत्तर शैशवावस्था यानी 15 से 30 माह तक। उसके बाद आ जाती है पूर्व बाल्यकाल अवस्था यानी 2.5 वर्ष से 5 वर्ष के बीच। उसके बाद मध्य बाल्यकाल अवस्था, फिर उत्तर बाल्यकाल, फिर किशोर अवस्था। ठीक है, इन्होंने इसे 8 प्रकारों में विभाजित किया है, यानी 8 अवस्थाओं में विभाजित किया है। किसने? कार्ल सैनिक ने बाल विकास को 8 अवस्थाओं में विभाजित किया है, जिनके नाम हम जान चुके हैं। अब एक और तरीके से इनको विभाजित किया है, जो कि अध्ययन की दृष्टि से। ये हमारे पेपर के और सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अधिक महत्वपूर्ण है, यही हम जानेंगे सबसे अच्छे प्रकार से। ठीक है, अध्ययन की दृष्टि से 3 प्रकार से इनको विभाजित किया है, शैशवकाल, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। ठीक है दोस्तों, शैशवकाल का जो टाइम पीरियड है वो है जन्म से 6 वर्ष, बाल्यावस्था का है 6 से 12 वर्ष, और किशोरावस्था होती है 12 से 18 वर्ष तक। ओके दोस्तों, आपको क्लियर हुआ? अब चलिए सबसे पहले जानेंगे हम शैशवावस्था के बारे में, क्या इसका समय काल होता है और कौन सी अवस्था को शैशवावस्था बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले इसके अर्थ जानेंगे। बालक के जन्म लेने के उपरांत की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। यह अवस्था जन्म से 6 वर्ष तक मानी जाती है। सभी अवस्थाओं में शैशवावस्था सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है, और इस अवस्था में उनका जितना अधिक निरीक्षण और निर्देशन किया जाता है, उतना ही अधिक उत्तम उनका विकास और जीवन होता है। ठीक है दोस्तों, शैशवावस्था को 2 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सी? पूर्व शैशवावस्था और उत्तर शैशवावस्था। पूर्व शैशवावस्था का समय काल होता है 3 वर्ष से 6 वर्ष तक। ठीक है दोस्तों, उत्तर शैशवावस्था का तो होगा 3 से 6 वर्ष तक, और पूर्व शैशवावस्था का समय काल होगा जन्म से 3 वर्ष तक। अब आपको क्लियर हुआ? पूर्व शैशवावस्था के शुरू के 3 वर्ष यानी जन्म से 3 वर्ष तक, और बाद के 3 वर्ष होते हैं उत्तर शैशवावस्था के अंतर्गत। दोस्तों, शैशवावस्था में बालक एक चिकनी मिट्टी के घड़े के समान होता है, यानी हम उसे जिस अवस्था में या जिस रूप से ढालना चाहे उस तरह से उसे बना सकते हैं। और अगर बात करें इसकी परिभाषा की, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट परिभाषा थी और सबसे सरल, वही मैंने आपके लिए नोट की है। सबसे पहले न्यूमैन के अनुसार देखेंगे शैशवावस्था की परिभाषा। इन्होंने कहा शैशवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। समझ आ गया आपको? याद भी हो गई साथ साथ कि न्यूमैन ने क्या दी कि शैशवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। इतनी आसान इसकी परिभाषा है। क्या? शैशवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। अब बात करें वैलेंटाइन के अनुसार क्या परिभाषा है। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, यानी इस अवस्था में बालक को जिस तरह से हम बनाना चाहते हैं, जिस तरह से चीजों को सिखाते हैं, वो उम्र भर उनसे ही प्रेरणा लेकर सीखता रहता है। और फ्रायड ने क्या परिभाषा दी है शैशवावस्था की, तो इन्होंने कहा बालक को जो कुछ बनना होता है वह प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। यानी जो शैशवावस्था के 4 से 5 वर्ष होते हैं, उन्हीं काल में बालक जो कुछ वो बनना चाहता है वह बन जाता है, यानी उसका व्यवहार जिस तरह से होना चाहता है वो उसी रूप में दिखने लगता है सबको। ठीक है, यानी अगर कोई बालक चिड़चिड़ा होता है तो उसका पता चल जाता है कि ये हमेशा ऐसे ही रहने वाला है। तो दोस्तों, हमने 3 परिभाषाएं इसकी जानी जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, वही आपके लिए मैंने रखी है और बहुत आसानी से आपको याद भी हो गई होगी। एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं। न्यूमैन के अनुसार क्या कहा कि शैशवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल होता है। उसके बाद अगर वैलेंटाइन की बात करें, इन्होंने कहा, नाम देखो कितना अच्छा है, कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। और फ्रायड ने तो कहा
कि शुरू के 4 से 5 वर्षों में बालक को जो कुछ बनना होता है वह बन जाता है। आपको अब तीनों में याद हो गया डिफरेंस, क्या क्या कहा इन्होंने। चलिए अब जानेंगे शैशवावस्था की विशेषताएं और गुण। कौन कौन सी विशेषताएं होती है शैशवावस्था की। सबसे पहली होती है विकास में तीव्रता, यानी शैशवावस्था में बालक का जो मानसिक और शारीरिक विकास होता है वो बहुत ही तीव्र गति से होता है। ठीक है दोस्तों। और शारीरिक विकास के अंतर्गत शिशु का शरीर तेजी से बढ़ता है। मानसिक विकास के अंतर्गत क्या होता है, शिशु का ध्यान, स्मृति, कल्पना, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण आदि का विकास बहुत ही तेजी के साथ होता जाता है। ठीक है, तो इसकी विशेषता है कि इस अवस्था में सबसे तीव्र गति के साथ बालक का विकास होता है। अच्छा चलो, जब विकास तीव्र गति से होता है तो क्या होगा, बालक तीव्र गति से ही सीखेगा। ठीक है, तो ये भी इसकी विशेषता है कि क्या होता है शैशवावस्था में सीखने में भी तीव्रता आ जाती है। इस अवस्था में बालक बहुत जल्दी जल्दी चीजों को सीखता है। जैसा हम उसे सिखाना चाहते हैं या जैसे हम उसके सामने रिएक्ट करते हैं वैसे ही बालक भी या बच्चा भी उसी प्रकार से सीखता जाता है। ठीक है दोस्तों। फिर अगला विशेषता इसकी देखें तो है दूसरों पर निर्भरता। इस अवस्था में बालक पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो खुद से तो अपना काम नहीं कर पाता है, क्योंकि वो बहुत छोटा होता है। उसे भोजन एवं अन्य शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु तथा स्नेह और सहानुभूति प्राप्त करने के लिए दूसरों पर निर्भर होना पड़ता है। ठीक है दोस्तों। अब अगर हम अगली विशेषता की बात करें तो वह है नैतिकता का अभाव, यानी इस अवस्था में बालक के अंदर नैतिकता का गुण नहीं होता है, उसमें पूरी तरह से नैतिकता का अभाव रहता है। शिशु को अच्छा बुरा, उचित अनुचित और सही गलत का ज्ञान नहीं होता। उसे बस जो भी कुछ सिखाया जाता है वही वह सीख जाता है। उसे इन दोनों के बीच भेद नहीं पता होता कि कौन सी चीज सही है उसके लिए, कौन सी चीज गलत है। ठीक है दोस्तों। अगली क्या विशेषता है, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार। इस अवस्था में शिशु का व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है, यानी जब शिशु को भूख लगती है तो वो रोता है, वस्तु न मिलने पर वो क्रोधित हो जाता है और जो वस्तु उसके पास होती है उसे स्नेह जताने के लिए वो क्या करते हैं, उस वस्तु को अपने मुंह में डाल लेता है। तो ठीक है दोस्तों, आपके घर में अगर कोई छोटा बच्चा है तो आप उसकी एक्टिविटी को नोटिस करके देख सकते हैं। आपको ये सब चीजें बिल्कुल प्रैक्टिकली क्लियर होती चली जाएगी। ठीक है, आप उसके ऊपर ये चीजें अप्लाई करके देखना, ये चीज पढ़ोगे तो फिर देखना कि वो ऐसे ऐसे करता है या नहीं। ठीक है, वहां रिलेट करना आप। अब बात करेंगे संवेग का प्रदर्शन, यानी इस अवस्था में शिशु अपने मूल संवेगों का प्रदर्शन भी करता है। कौन कौन से होते हैं मूल संवेग किसी बालक के अंदर, वो होते हैं भय, प्रेम और क्रोध। ठीक है, शिशु क्रोध भी करता है, प्रेम दर्शाता है और भय का प्रदर्शन भी करता है। जैसे अगर बच्चे को किसी बंद कमरे में छोड़ देते हैं अकेला तो रोने लगता है अंधेरे से डर के। ठीक है, तो उसे भय लगता है। शिशु अपनी पीड़ा भी दर्शाने की कोशिश करता है रो रो कर। ठीक है, वैसे तो बोल नहीं सकता लेकिन रोकर या हंसकर अपने आप को, अपने संवेगों का प्रदर्शन करता है। और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी क्या होगी कि अनुकरण द्वारा सीखना। इस अवस्था में शिशु जो कुछ भी सीखता है वह अनुकरण विधि के द्वारा सीखता है। वह बड़े लोगों को जिन क्रियाओं को करते हुए देखता है शिशु भी उन क्रियाओं को करता है। जैसे आपने देखा होगा कि आप आपस में बात कर रहे होते हैं तो छोटा बच्चा उसी बात को रिपीट करने लगता है। जब वो थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगता है, ठीक है, उसका विकास होने लगता है, जब वो हल्की हल्की बोलने की शुरुआत करती है तो आप जिस बात को करते हैं वो उसी बात को रिपीट करता है। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। आप मुझे बताइएगा, आपके लिए क्वेश्चन है उसका जवाब आपको देना है। आज के लिए आपका क्वेश्चन है कि बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित आयु वर्ग है, यानी कौन से आयु वर्ग को बाल विकास के अंतर्गत शामिल किया गया है। ए 0 से 18 वर्ष यानी जन्म से 18 वर्ष तक की आयु को, या 20 से 30 वर्ष की आयु को, या फिर 25 से 35 वर्ष या 35 से ऊपर। कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर करना है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे और बाल विकास के बारे में आगे की चीजें डिस्कस करेंगे। आगे की बची अवस्थाओं को कल की वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे। आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियोस है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ आया होगा। दोस्तों
आपके कोई भी सुझाव है तो हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा। और हमारे टेलीग्राम का ग्रुप नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर